हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये लूसेंट बुक का ही एक पार्ट है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, तो इसके 8-9 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड से। एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड से कभी क्वेश्चन आता नहीं है। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो सिलेबस है ये यूपीएससी में आता है, यूपीएससी में भी मेंस के एग्जाम में आता है, और इसके अलावा जो स्टेट के कुछ एग्जाम्स होते हैं उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये मॉडर्न वर्ल्ड से ही आते हैं, एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसीलिए यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड से, जिसकी जो हेडलाइन है वो है रेनेसांस। तो जो रेनेसांस का टाइम पीरियड था ये था 16th सेंचुरी का। जो 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड था इसको बोलते हैं एज ऑफ रेनेसांस या फिर रिवाइवल ऑफ लर्निंग। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी रेनेसांस की, इसकी शुरुआत हुई थी 1453 में। 1453 में इसकी शुरुआत हुई थी जब तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपोल कहाँ पर है? ये आता है इस्तांबुल में। इस्तांबुल है टर्की का पार्ट। तो तुर्क्स ने जब कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर कर लिया तो वहीं से फिर रेनेसांस की शुरुआत हुई थी। जो स्कॉलर्स ने इटली में असाइलम ले रखा था पहले इनसे डरते हुए, तो वो स्कॉलर्स फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में डिस्पर्स होने लगे, दूसरी कंट्रीज में भी जाने लगे। पहले स्कॉलर्स कहाँ पर थे? इटली में ही थे, सारे के सारे इकट्ठे हुए। इटली में उन्होंने असाइलम लिया हुआ था। लेकिन जैसे ही तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर किया तो वैसे ही उन्होंने जो स्कॉलर्स थे वो यूरोप के बाकी हिस्सों में भी जाने लगे। तो बेसिकली जो इटली है, इटली को माना जाता है होम ऑफ रेनेसांस, क्योंकि जो रेनेसांस की शुरुआत थी वो इटली से ही शुरू हुई थी। और जो रेनेसांस का एरा था, जो पीरियड था, इस पीरियड में क्लासिकल जो लर्निंग थी वो रिवाइव होनी शुरू हुई। धीरे धीरे आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिवाइव होना शुरू हुआ। जो मैन की डिग्निटी का कॉन्सेप्ट था वो भी रिवाइव हुआ। तो बेसिकली एक ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट वहां पे आना शुरू हुआ। ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो डोमिनेट होने लगा। ह्यूमनिज्म की जो भावना थी लोगों में आने लगी। तो इससे हुआ क्या? इससे बेसिकली एक लाइफ के आइडियल्स का एक एटमॉस्फेयर बन गया। एक आइडियल्स लोगों के अंदर आने शुरू हुए। एक उस टाइम पे जो यूरोप में जो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ, ठीक है। यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज तक भी ये जाना शुरू हो गया। तो उस टाइम पे फिर कुछ ग्रेट राइटर्स है इटालियन रेनेसांस के, जिनके नाम है दांते, पेट्रार्क, बोकाचियो एंड माशियावेली। इसके अलावा कुछ ग्रेट पेंटर्स है इटालियन रेनेसांस के, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग कौन सी है? द लास्ट सपर एंड द मोनालिसा। फिर आता है मिशेलेंजेलो। मिशेलेंजेलो की पेंटिंग्स कौन कौन सी है? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन। फिर आता है नाम रफेल का। रफेल की पेंटिंग है मडोना। इसके अलावा इटालियन रेनेसांस के कुछ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, जिसमें नाम आता है ब्रूनो एंड गैलीलियो का। और ये सारे के सारे नाम ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी पेंटिंग का नाम देकर आपसे पूछ लेंगे कि ये पेंटिंग किसकी है। जैसे कि द लास्ट सपर पूछ लेंगे कि किसकी पेंटिंग है, तो ऑप्शन में लियोनार्डो दा विंसी आ गया, मिशेलेंगो आ गया, रफेल आ गया, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। या फिर आपको पूछ लेंगे कि लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है, तो इसमें एक तो लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग आ जाएगी, बाकी किसी दूसरों की पेंटिंग्स के नाम आ जाएंगे। तो इसलिए ये वाले जो नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था ये बाकी कंट्रीज में स्प्रेड होना शुरू हुआ। अब पहले इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। इटली कहाँ पे है? यूरोप का अगर आप मैप देखोगे तो यूरोप के मैप में साउथ में आता है इटली। तो इटली में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर ये फ्रांस में स्प्रेड हुआ, जर्मनी में स्प्रेड हुआ, तो फ्रांस जर्मनी से होते हुए ये पहुंच गया इंग्लैंड तक। तो इंग्लैंड में भी फिर ये रेनेसांस की जो मूवमेंट थी वो होनी शुरू हो गई। और ये वाली जो मूवमेंट था इसको फिर मेंशन किया हुआ है उन्होंने बहुत सारी पोएम्स में, जैसे चौसर एंड स्पेंसर की पोएम है उसमें भी इसको मेंशन किया हुआ है। शेक्सपियर के जो प्लेज है उसमें भी इसको मेंशन किया हुआ है। फ्रांसिस बेकन के जो एसेज है उसमें भी इसके बारे में इसका जो जिक्र है किया हुआ है इस मूवमेंट का। थॉमस मूरे के कुछ जो आइडियाज है उसमें भी इसको, इस मूवमेंट को
मेंशन किया हुआ है। स्पेशली जो इंग्लैंड की एलिजाबेथ वन थी उस टाइम पे, जो रूलर थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ वन, उन्होंने तो अपनी कोर्ट में ही इस मूवमेंट को पूरा का पूरा कोर्ट में लिखकर रखा हुआ है। कोर्ट में इस मूवमेंट को मेंशन किया हुआ है कि हाँ, रेनेसांस का मूवमेंट ये चला था और इसमें जो जो मूवमेंट्स हुए थे आगे उसके बारे में पूरा वहां पे लिखा हुआ है। और इस मूवमेंट को, ये वाली जो मूवमेंट थी, इसको स्प्रेड करने में हेल्प मिली थी कब? जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन कब हुई थी? ये हुई थी 1454 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी। और इस इन्वेंशन से फिर रेनेसांस का जो मूवमेंट था ये आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ। और ये मूवमेंट शुरू कब हुआ था? 1453 में शुरू हुआ था। 54 में प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो इसके आने से फिर ये मूवमेंट को स्प्रेड करना थोड़ा इजी हो गया। और इसमें जो पहली बुक प्रिंट हुई थी इस पे, वो थी 1456 में प्रिंट हुई थी, उसका नाम था ग्यूटेनबर्ग बाइबल। तो इसमें फिर क्या हुआ, इसमें उन्होंने और जो बहुत सारी ओल्ड और क्लासिकल बुक्स थी उसकी हेल्प से फिर इस बुक को, ये जो मूवमेंट था इसको आगे फिर स्प्रेड करा। फिर लोगों को नॉलेज दी कि इस मूवमेंट में बेसिकली है क्या, तो इससे क्या क्या आगे चेंजेस आने वाली है। तो इसी तरह ये जो रेनेसांस की मूवमेंट थी इसको फिर आगे स्प्रेड करा। फिर नेक्स्ट 16th सेंचुरी में फिर एक और मूवमेंट आई जिसका नाम था रिफॉर्मेशन। तो 16th सेंचुरी में रिफॉर्मेशन की मूवमेंट फिर शुरू हुई थी। और बेसिकली ये वाली जो मूवमेंट थी इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत करी थी मार्टिन लूथर ने। जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी, विटेनबर्ग में 1517 में शुरुआत हुई थी। मार्टिन लूथर ने पब्लिकली प्रोटेस्ट कर दिया था अगेंस्ट द सेल ऑफ लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। अब बात आती है लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस की। लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस क्या होते हैं? अब पहले वहां पे क्या होता था जर्मनी में एक लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस इशू किए जाते थे। इनको इशू कौन करता था? इनको इशू करता था चर्च का जो पोप होता था, जो पादरी होता था, वो लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस इशू करता था। बेसिकली इनमें होता क्या था, इनमें ये लेटर्स जो होते थे इसमें जो पर्सन होता था उसको उसके गुनाहों की माफी दी जाती थी कि अब तक तुमने जो भी पाप किए हैं वो सारे तेरे माफ, जो भी तुमने गुनाह किए हैं वो सारे के सारे माफ। तो इसके बदले में क्या होता था? इसके बदले में उस पर्सन को पैसा देना पड़ता था चर्च को, ठीक है, उसकी एक अमाउंट देनी पड़ती थी कुछ चर्च को उसके बदले में, लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस लेने के बदले में। तो उस टाइम पे फिर मार्टिन लूथर आए, उन्होंने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस था, जिस पर्सन को लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस मिल जाता था उसका मतलब था कि उस पर्सन के सारे गुनाह माफ हो गए हैं, ठीक है, अभी भी, और आगे मरने के बाद वो पर्सन जो है वो स्वर्ग में जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके के सारे गुनाह तो माफ हो गए। तो उसके बदले में वो चर्च को देता था पैसे, ठीक है, भारी रकम उसको चर्च को देनी पड़ती थी। तो फिर जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने बोला कि भाई जो प्रीस्ट है एक चर्च का, वो कौन होता है किसी को माफी देने वाला। तो इसके अगेंस्ट मार्टिन लूथर ने उस टाइम पे रिवोल्ट शुरू करा था। फिर सेकंड एक और रिवोल्ट शुरू हुआ था, वो करा था हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड ने, ठीक है। इन्होंने भी पेपेसी के अगेंस्ट ही इन्होंने ये अपना मूवमेंट शुरू करा था, रिवोल्ट शुरू करा था। तो इसमें ये इसकी क्या कहानी है हेनरी 8 की? ये जो हेनरी 8 थे ये गए चर्च के पास, ठीक है, इनका इशू आया था डाइवोर्स का, ठीक है, फर्स्ट डाइवोर्स 1534 में इनके डाइवोर्स का इशू जब पोप के पास पहुंचा तो पोप ने क्या किया, पोप ने इनको डाइवोर्स देने से मना कर दिया। इनकी जो वाइफ थी कैथरीन, तो उससे इनका जो डाइवोर्स का केस था उसको डाइवोर्स देने को मना कर दिया। तो फिर हेनरी ने उस टाइम पे रिवोल्ट शुरू करा था चर्च की पेपेसी के अगेंस्ट। इन्होंने जो भी उसके रूल्स थे, पेपेसी क्या होता है, जो पोप का ऑफिस होता है, तो उन्होंने पोप के ऑफिस के सारे जो रूल्स थे वो तोड़ दिए। और उन्होंने बोला कि अब से जो हेड है ना इस चर्च का, जो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक चर्च से रिवोल्ट शुरू हुआ था, तो उन्होंने बोला कि अब से कैथोलिक चर्च का हेड मैं हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई पोप कौन होता है, पोप ने उनको कैसे मना कर दिया, उनके जो डाइवोर्स का केस था उसको मना क्यों किया। तो उसी के अगेंस्ट फिर उन्होंने, जो हेनरी 8 थे इंग्लैंड के, उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, एक तो मार्टिन लूथर है, उन्होंने भी रिवोल्ट करा था चर्च के अगेंस्ट, दूसरे है हेनरी 8, उन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू करा था, ठीक है। हेनरी 8 थे इंग्लैंड के और जो मार्टिन लूथर थे ये थे जर्मनी
के, ठीक है। तो बेसिकली उस टाइम पे फिर जो यूरोप की कंट्रीज थी वो दो हिस्सों में बट गई, एक तो हो गई कैथोलिक कंट्रीज, दूसरी हो गई प्रोटेस्टेंट कंट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से एक अग्रेशन की सिचुएशन बन गई उस टाइम पे यूरोप में, क्योंकि जो कंट्रीज थी वो अपने अपने बिलीव्स को लेकर ऐसे लड़ाइयां करने लगी थी कि हाँ हम इनके रूल्स को नहीं मानेंगे। तो एक अग्रेशन की जो सिचुएशन उस टाइम पे आ गई। तो ये वाला जो पूरे का पूरा मूवमेंट था इसको बोलते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो इसके अलावा फिर यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में उस टाइम पे मॉडर्न एज की शुरुआत हो रही थी, बहुत सारी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी। अब जियोग्राफिकल डिस्कवरीज कैसे हो रही थी, उस टाइम पे यूरोप में सेलर्स जो थे वो अलग अलग जगह पे सेल करने जाते थे, ठीक है। सेलर्स मीन्स कि शिप में बैठकर वो अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है। सेलर्स का मतलब क्या होता है कि पर्सन है वो शिप पे जा रहा है और नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई जियोग्राफिकल लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहा है। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज उस टाइम पे शुरू हो रही थी। अब ये जो इन्वेंशंस, अब इसमें जो हेल्प मिली थी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज करने में, इसमें दो इन्वेंशंस हुई थी, एक तो कंपास की, एक हुई थी एस्ट्रोलेबल की। इसकी हेल्प से जो सेलर्स थे वो जाते थे अराउंड द वर्ल्ड सेल करने और फिर नई नई डिस्कवरीज करते थे, जियोग्राफिकल लोकेशंस को डिस्कवर करते थे। कंपास का क्या मतलब, कंपास का क्या फायदा होता है, कंपास से डायरेक्शन चेक करी जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, और एस्ट्रोलेबल से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता चलता है। और ये वाले सेलर्स जो सेल करने जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, तो उसके लिए इनको चाहिए होता था पैसा। तो इनको पैसा कहाँ से मिलता था, इनको पैसा देते थे वहां के रूलर्स एंड मर्चेंट्स। और इसके अलावा इनको सेल करने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी, क्योंकि जब ये अलग अलग जगह पे ईस्ट में जाते थे, सेलर्स जब ईस्ट में जाते थे, नई नई लोकेशंस देखते थे वहां पे, तो वहां पे ये ट्रेड भी करते थे, और जो ट्रेड करते थे उस ट्रेड से इनको प्रॉफिट होता था। अब अगर पैसा कहीं से आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली बंदा वो काम तो करेगा ही करेगा। अब जब उनको वहां पे ट्रेड से प्रॉफिट होता था तो वहां से फिर इनको मोटिवेशन मिलती थी और आगे सेल करने की। 1288 से लेकर 93 तक मार्को पोलो एक वेनेशियन ट्रैवलर थे, वेनिस के थे। वो वेनिस से गए थे चाइना एंड जापान में, ठीक है। वेनिस कहाँ पे है, वेनिस पड़ता है इटली में। तो वेनिस से उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू करा था। तो वेनिस से वो पहले चाइना गए, फिर जापान गए। तो वो पहले यूरोपियन थे, जो मार्को पोलो है, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने चाइना को विजिट करा था। फिर उन्हीं की ट्रैवल हिस्ट्री देखकर बाकी के जो यूरोपियन थे उनमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन आई। उनको भी लगा कि भाई अराउंड द वर्ल्ड ईस्ट में हमें जाना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि ईस्ट में बहुत कुछ है। चाइना जापान में देखा कि वहां पे ऐसे कंट्रीज है, नई नई जियोग्राफिकल लोकेशंस है, तो उनको भी वहां से फिर मोटिवेशन मिली कि अब हम भी ईस्ट की साइड जाएंगे, सेल करेंगे। तो इसमें फिर सबसे पहले जो मेन स्टेप लिया था अर्थ को एक्सप्लोर करने का, वो लिया था पोर्चुगीज एंड स्पेनिश रूलर्स ने। पोर्चुगल के एक नेविगेटर है प्रिंस हेनरी। फिर उन्होंने सेलर्स को इनकरेज करा। क्यों, कैसे इनकरेज करा, वो गए थे अफ्रीकन कोस्ट पे। जो प्रिंस हेनरी थे ये गए थे अफ्रीकन कोस्ट में। और जब ये अफ्रीकन कोस्ट में गए थे ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोर्चुगल से गए थे अफ्रीकन कोस्ट में, तो इन्होंने प्रॉपर मैप बना लिया था कि पोर्चुगल से कैसे कैसे रास्ता जाता है अफ्रीकन कोस्ट तक का। अब देखो, कहीं तक का अगर हमें रास्ता पता है, ठीक है, तो वहां पे जाना इजी होता है। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता तो वहां पे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रिंस हेनरी ने पूरा रास्ता बना दिया अफ्रीकन कोस्ट तक जाने का। तो इससे फिर और जो सेलर्स थे उनको अब रास्ता तो पता ही था, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जाएं अफ्रीकन कोस्ट तक। फिर 1487 में बार्थलोमियो दियाज जो थे सॉरी, ये पहुंचे थे, ये भी एक पोर्चुगीज थे। तो ये पहुंचे थे अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। तो इन्होंने ही फिर नाम दिया था इसको केप ऑफ गुड होप। ये एक पोर्चुगीज नेम है, केप ऑफ गुड होप। तो 1487 में ये पहुंचे थे पहले केप ऑफ गुड होप पे। तो वहां पे एक पॉइंट था, वहां पे एक पॉइंट है, वहां पे ये पहुंचे थे और उस जगह को इन्होंने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। एक पोर्चुगीज नेम है, ठीक है। फिर वास्को डे गामा
फिर इन्होंने सोचा कि अब तो हमें भी जाना पड़ेगा। फिर इन्होंने भी सेम इन्हीं को रूट को फॉलो करा, ठीक है। प्रिंस हेनरी को फॉलो करा था बार्थलोमियो ने, फिर इनको फॉलो करा वास्को डे गामा ने। तो वास्को डे गामा ने इसी रूट को फॉलो करते करते वो पहुंचे पहले केप ऑफ गुड होप। फिर इन्होंने सोचा कि भी अब इसके आगे भी जाया जाए। फिर केप ऑफ गुड होप से ये थोड़ा और आगे बढ़े, फिर जाते जाते ये पहुंच गए इंडिया में, इंडिया के कालीकट में ये पहुंच गए 1498 में, ठीक है। वहीं से फिर इंडिया की बर्बादी शुरू हुई। ब्रिटिशर्स को पता चला कि इंडिया नाम का कंट्री है यहाँ पे, तो वहीं पे फिर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे आना शुरू कर दिया, ठीक है। खैर वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे वापस आते हैं। फिर उसके बाद इटालियन सेलर कोलंबस, ठीक है, इनको जो स्पेन वाले थे उन्होंने इसकी हेल्प करी थी, फाइनेंस करा। तो फिर इन्होंने स्पेन से ही अपना ट्रिप शुरू करा था, सेल करना शुरू करा था। 1492 में कोलंबस ने शुरू करा था। तो फिर जब कोलंबस ने अपना शुरू करा ट्रिप सेलिंग का, तो ये पहुंचे एक लैंड पे, ठीक है। इनको एक लैंड का टुकड़ा दिखाई दिया और इनको लगा हम इंडिया पहुंच गए, ठीक है। इन जो जिस जगह पे ये पहुंचे थे इनको लगा हम तो इंडिया पहुंच गए। तो लेकिन बाद में पता चला कि वो वाला जो पार्ट था ना लैंड का, वो एक आइलैंड है, एक अमेरिका का आइलैंड है। तो इसीलिए उस आइलैंड का बाद में नाम पड़ गया इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज जो है, तो इसका नाम बाद में पड़ गया इंडीज, ठीक है। तो ये बेसिकली था क्या, ये अमेरिका का पार्ट था और ये पता बाद में चला था, ठीक है। बाद में कब पता चला, बाद में एक इटालियन एक्सप्लोरर गए थे अमेरिगो वेस्पूसी, ठीक है। तो वो वहां पे जाकर उन्हीं के नाम से अमेरिका का नाम भी पड़ा है, तो अमेरिका का नाम भी इनके नाम से ही पड़ा है। तो फिर इन्होंने बताया कि नहीं, ये वाला जो लैंड है ना, ये अमेरिका का पार्ट ही है, ठीक है। तो फिर तब इनको जाकर पता चला कि नहीं, ये इंडिया नहीं है, ये तो अमेरिका है, इंडिया तो दूसरी साइड पे रह जाता है। फिर उसके बाद एक पोर्चुगीज सेलर थे मेगलन ने फिर अपना ट्रिप शुरू करा। इन्होंने सोचा कि चलो हम भी जाते हैं। फिर जो कोलंबस थे, कोलंबस तो फिर वहां पे रुक गए, ये तो वापस आ गए। लेकिन जो मेगलन थे उन्होंने अपना जो सेल करने का जो प्रोसेस था उसको आगे जारी रखा। इन्होंने पूरे का पूरा साउथ अमेरिका जो था वो क्रॉस कर दिया, साउथ अमेरिका की टिप पे जा पहुंचे। साउथ अमेरिका की जो टिप है वहां पे आता है स्ट्रेट ऑफ मेगलन, और स्ट्रेट ऑफ मेगलन का नाम पड़ा है इनके नाम से ही, जो पोर्चुगीज सेलर मेगलन थे इनके नाम से ही इसका नाम पड़ा है स्ट्रेट ऑफ मेगलन। फिर वहां पे जाकर उन्होंने देखा कि आगे ओशियन आ रहा है, और आगे जो ओशियन है ना, बड़ा ही शांत सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन से भी वो ज्यादा शांत था, बहुत ही क्वाइट सा ओशियन था। तो वहीं से फिर उन्होंने उस ओशियन का नाम रखा पैसिफिक ओशियन, क्योंकि वो बहुत ही शांत ओशियन था। फिर उन्होंने पैसिफिक ओशियन को भी क्रॉस कर दिया। पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करके वो पहुंचे फिलिपाइन आइलैंड पे, और फिलिपाइन आइलैंड पे जाकर उनकी डेथ हो गई। और मैगलिन पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अराउंड द वर्ल्ड सेल करा था, ठीक है। कहाँ से, देखो यूरोप से चले थे, यूरोप से पोर्चुगीज से यूरोप में पोर्चुगल से चले थे, और वहां पे से पूरा घूमकर पैसिफिक ओशियन सारा क्रॉस करके वो पहुंचे फिलिपाइन आइलैंड पे, ठीक है। तो पहले थे जिन्होंने अराउंड द वर्ल्ड सेल करा था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज उनसे इनकरेज हुई, उन्होंने भी फिर सेलिंग का काम शुरू करा, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, इन्होंने भी अपने शिप्स भेजे। तो अब एक तरह की रेस शुरू हो गई थी ना, कि सारे जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने शिप्स भेजे इसी एक्सप्लोरेशन को ज्वाइन करने के लिए। फिर उसके बाद 1577 में फ्रांसिस ड्रेक थे इंग्लैंड के, फिर उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड सेल करा था। उन्होंने भी पूरे का पूरा वर्ल्ड जो था वो शिप पे उन्होंने घूमा था। फिर ये वाले जो वॉयजेस जितने भी यूरोपियंस ने भेजे थे, इससे उनको एक चीज का पता चला, इससे उनको वर्ल्ड की जियोग्राफिकल नॉलेज हुई। उनको पता चला कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे लैंड है और क्या क्या चीजें वहां पे मिलती है। पूरी की पूरी जियोग्राफिकल नॉलेज उनके पास उस टाइम पे पहुंच गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद दो डेफिनेशंस आती है, एक है कॉलोनियलिज्म, एक है एम्पेरियलिज्म, ठीक है। आगे इसके बारे में बातें होएगी जो आने वाली वीडियोस होएगी, तो इसलिए आज हम इसकी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनी का मतलब होता है कि कोई एक कंट्री है, एक कंट्री की एक टेरिटरी है यहाँ पे, ठीक है। इस पे कोई दूसरी कंट्री आई, आके इस कंट्री के माइग्रेंट आए, आकर यहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है। सेटल हो गए और धीरे धीरे ये जो इस कंट्री के लोग थे ना, इनको इन्होंने अपने आप पे डिपेंडेंट बना लिया, ठीक है। और उसके जो रिसोर्सेज है इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में आए, इंडिया से रॉ मटेरियल इन्होंने उठाया, वापस इंग्लैंड ले गए, वहां पे इंडस्ट्री तो थी ही, तो वहां पे फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और वापस इंडिया में आकर बेच देते थे।
और इंडिया का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट था वो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया था। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये क्या था, ये है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, आप कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री को अपने आप पे डिपेंडेंट बना रहे हो। एम्पिरियलिज्म क्या होता है, एम्पिरियलिज्म होता है कि अपने रूल को दूसरी कंट्री पे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, सपोज यहाँ पे कंट्री है, इसके साथ एक और कंट्री है, तो आपने क्या किया, अपनी कंट्री के रूल को यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लिया। सेम यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इसका भी सेम कर दिया। मतलब कि ये वाला जो लैंड का टुकड़ा है इसको भी अपने साथ मिलाकर एक कंट्री बना दिया। ठीक है, एक पूरा का पूरा एक एम्पायर बना दिया। ठीक है, क्लोनाइज नहीं किया, इसको कॉलोनी नहीं बनाया, इसको अपने एम्पायर में ऐड कर लिया। इस लैंड को भी अपने एम्पायर में ऐड कर लिया, इसको बोलते हैं एम्पिरियलिज्म। राइट, तो इन दोनों में फर्क क्या है, कॉलोनियलिज्म में जाकर उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंट्री को अपना नहीं मानते। ठीक है, उसके सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। एम्पिरियलिज्म में क्या है कि जो लैंड का टुकड़ा आपने एक्वायर करा है उसको अपनी टेरिटरी में ही ऐड कर लिया, अपनी कंट्री में ही ऐड कर लिया। राइट, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड एम्पिरियलिज्म। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।